ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 60 क्लास 7। पिछले क्लास 6 तक में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 59 तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे 60 से लेकर के 10-12 क्वेश्चन आज के क्लास में। 60 बोल रहा दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। इसका अंतः स्पर्श करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ बोलिए। जैसे एक सर्किल आप ऐसे बना दीजिए, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है देखिए, और एक सर्किल ऐसे बना दीजिए। इसी को बोलते हैं कि दो वृत्त जो है एक दूसरे को अंतः स्पर्श किया। अंतः स्पर्श, सपोज ये एम और ये एन हम रखते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि ये जो एक सर्किल है उसका केंद्र एन है और ये जो एक सर्किल है उसका केंद्र एम है, और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इस बिंदु पे अंतः स्पर्श किया है। यहाँ पर देख रहे हैं अंदर से कांटेक्ट में है, उसी को बोलते हैं अंतः स्पर्श। ये इंटरनली आपको एक दूसरे को टच किया है। बोला इनकी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या निकला कि बोले एक वृत्त छोटा है एक वृत्त बड़ा है और रेडियस 2 और 3 बोला, तो छोटे का रेडियस 2 मानेंगे और बड़े का रेडियस 3 मानेंगे। इसका अर्थ क्या है कि आज ये जो है ये 2 निकल गया, तो बोले ये सर्किल है और ये केंद्र से परिधि का दूरी 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी 2 है और आपको इसके लिए रेडियस 3 बनेगा और ये केंद्र है। तो इससे आपको अंदाज यहाँ पर मिल जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना इकाई, तो मात्रक हम इधर लिखते हैं 1 इकाई और ये आपका 2। इसको ध्यान से समझिए, ये समझना है तो क्वेश्चन खुद बन जाएगा। दो सर्किल बड़ा छोटा था, अंदर में एक जगह पर ऐसे स्पर्श किया है। ये दोनों का रेडियस क्रमशः 2 और 3 दिया हुआ है, छोटे का रेडियस 2 बड़े का रेडियस 3। तो यहाँ से अगर ये रेडियस 2 होगा तो यहाँ से ये पूरा लेंथ 2 है, जिसमें आपका उसके लिए केंद्र अगर ये सपोज किया गया अंदाज से तो ये आपका 1 इकाई, तभी आपको यहाँ से जो है ये आपका 3, तो ये भी जो बनेगा ऐसे करते हुए ये आपका 3, ये यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। तो देखिए ये केंद्र है बड़े वृत्त का रेडियस 3, यहाँ से भी रेडियस 3, छोटे वृत्त का ये केंद्र है रेडियस 2, यहाँ से भी यहाँ तक 2। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। कैसे देखिए, ये केंद्र से पूरा दूरी, ठीक है, बड़े वाले वृत्त का रेडियस 3 हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको फिल करिए। बोला बाह्य वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ऐसे जब यहाँ पर खींचते हैं तो ये बड़े वृत्त के लिए जीवा कहलाएगा, क्योंकि जीवा मीन्स कोड किसको बोलते हैं, जब कोई एक सीधी रेखा वृत्त के परिधि के 2 बिंदु को टच करे, इसलिए आपका ये ए बी जो है वो जीवा हो गया बड़े वाले वृत्त के लिए। लेकिन वो ए बी जीवा छोटे वाले वृत्त को इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, मीनिंग है टच करते हुए पार कर गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ये ए बी क्या है, जीवा है बड़े वृत्त का, और ए बी क्या है, तो स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त का। तो देखिए ए बी जीवा है बड़े वृत्त का ये, और वही ए बी जो है वो स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का। तो अब यहां पर हम लोग आ चुके, आपसे क्वेश्चन बोला है कि बाह्य वृत्त की उस जीवा की लंबाई, मैंने वही ए बी जीवा की लंबाई आपको निकालने के लिए बोला है। तो गौर से देखिए, बोले यहां से इसको मिलाएंगे तो केंद्र से परिधि का दूरी बड़े वृत्त का केंद्र है, तो ये बड़े वृत्त का रेडियस जो आपको मालूम है कि ये 3 होता है, और यहां से केंद्र से जब जीवा को ये मिलाएगा तो यहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा और उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, इसलिए इसको हम P अगर लिख देते हैं तो अर्थ क्या निकला कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए आपका एंगल NPB जो है ये 90 डिग्री हो चुका है। किस कारण से हुआ है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बहुत बार लिखा हुआ है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, उसी के कारण हम ऐसा लिख दिए। चलिए वो भी आ गया। अब यहां से फिल करना कि ये अगर 2 था तो यहां तक भी 2 था, जिसमें यहां से यहां 1 है, तो ये तो बचा केवल 1 इकाई। इसीलिए इस जगह से आपको जो है ना, ये अगर हम यहाँ Q भी लिख दें, बोले MQ अगर 2 है तो यही MQ जो है वो MP के बराबर होगा, और वो सभी 2 इकाई होगा, जिसमें आपको MN जो है दिख रहा
है 1 इकाई ये, इसीलिए ये Pn जो बनेगा वो भी हो जाएगा 1 इकाई। अब आइए, आपको PBN एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? PBN एक समकोण त्रिभुज है। और बोलिए PBN एक समकोण त्रिभुज है, तो उसी में आपको अब आना है और ये PB निकाल लेना है। तो बोले किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अब PB तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, और PB कैसे निकलेगा? तो 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट, जिससे ये अंडर रूट 8 बन गया, और इसको हम 2 रूट 2 लिखेंगे। चलिए, अब ये PB निकल गया, जितना PB उतना ही PA, इसीलिए अगर हम AB का बात करें सीधे तो इसी का डबल करेंगे तो 2√2 का डबल कर देंगे और हम इसका आंसर दे देंगे 4√2। आप क्वेश्चन नंबर 60 है ना, इसका उत्तर मिलाइए, 4√2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके करिए, उतारिए। इसलिए क्वेश्चन भारी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बोला है ना इसमें फिगर नहीं है। हम आपसे पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि कुछ फिगर ऐसा, क्वेश्चन ऐसा होगा ज्योमेट्री में जिसमें लैंग्वेज के आधार पर फिगर खुद देता है और बोलेगा दिए गए चित्र में, नीचे के चित्र में, ऊपर के चित्र में, ऐसे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसमें चित्र क्वेश्चन नहीं देगा, आपको लैंग्वेज बोलेगा, वो चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो इसको चित्र बनाने में कभी कभार प्रॉब्लम भी आता है, ऐसा भी मोमेंट आपको मिलेगा जो एक बार में फिगर आपका सही नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है, उसके नाम के अनुसार बनाने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो खैर चलिए, जो भी है उसका एक सिचुएशन था, हम क्वेश्चन नंबर 60 डील कर चुके हैं। उतारिए। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, इसके बारे में पहले आइडिया लीजिए। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है, मीनिंग जब एसएससी 2010 में अपने सिलेबस में परिवर्तन करते हुए एक अनाउंसमेंट किया कि हम अब अरिथमेटिक के अलावा आपके एग्जामिनेशन में एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन देंगे, उसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री को ऐड किया गया। उसी वक्त आपको जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था आपके किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा ये फॉर्मूला बेस्ड है और इसके फॉर्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन इजीली आप बना पाएंगे। बोला 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। मैंने कहा एक सर्किल ऐसा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या रखा है, एक सर्किल ऐसा है जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या रखा है, तो यहां से केंद्र से ये 9 और यहां से ये केंद्र से ये 4, ऐसे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है, यहाँ पे बाहर से स्पर्श करती है, उसके उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो ये ऐसा करते हुए ऐसे। आप जो भी छात्र सीरियस छात्र हैं, निश्चित रूप से आपको जो हम असाइनमेंट दिए हुए हैं 4 पेज का अलग से इसके नियम के लिए, उसमें ये पॉइंट आपको नोटेड है। जो पढ़ेंगे उनको तो याद होगा इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जब 2 वृत्त अलग अलग आकार का हो या सेम आकार का, जो भी बोलेगा, तो जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से किसी बिंदु पर टच करे या इवन नहीं भी टच करे तो भी यही फॉर्मूला लगता है। उसमें लैंग्वेज थोड़ा बदल जाता है बोलने में, तो इसलिए 2 वृत्त, पहले समझ लीजिए, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे तो उसके उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा ये डायरेक्ट टेंजेंट लाइन है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या है? कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट लाइन। शब्द क्या पढ़ेंगे? कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट लाइन, उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा। बोले इसके लिए हम लोग फार्मूला अभी यूज करेंगे, उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा, और ये फार्मूला इजीली आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से ऐसे एक लाइन मिला करके आप डायग्राम से अपने से भी देखेंगे ना, तो ये फार्मूला खुद आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बोले जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से किसी बिंदु पर टच करे तो उसके उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट लाइन की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? तो अंडर रूट होगा, और केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, इसी का वर्ग, माइनस में त्रिज्याओं का अंतर, माइनस में त्रिज्याओं का अंतर, इसका भी वर्ग, ऐसे। ठीक है, फॉर्मूला ठीक से लिखेंगे, हम ऐसे बोल भी रहे हैं, आप यहां से देख भी लीजिए। उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर में केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। तो चलिए अब बैठाते हैं। अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी, तो बोले केंद्र यहां है और वहां है, बीच की दूरी 9 + 4, माइनस में त्रिज्याओं का अंतर तो 9 - 4,
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, ये 144 हो गया, और जिससे आपका ये फाइनली 12 निकल गया। मीटर में है यूनिट तो मीटर बोलेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर बोलेंगे, तो आपको सीएम में है, उतारिए, यही इसका आंसर हो गया। इसीलिए ऐसे प्रश्न में केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का अंतर और उसका अंडर रूट करेंगे तो आपको वो उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई दे देगा। अब बोलिए ये फिगर अगर ऐसा भी होता ना, फिल करिए ऐसे, तो भी ये ट्रिक आपको लगेगा, ये उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा ये जो है ये उसकी लंबाई निकल जाएगा। कैसे? तो उसके लिए सपोज ये 4 था और ये 9 था, तो ये बीच का डिस्टेंस कुछ दिया रहेगा, ठीक है, जैसे ये 3 दे दिया, तो केंद्रों के बीच की दूरी 9 3 12 4 16, ये 16 लेकर बढ़ जाएंगे, बाकी यही फॉर्मूला आपको लग जाएगा। त्रिज्याओं का अंतर है ना ऐसे, तो ये इस हिसाब से बनता है। लेकिन अब यहां पर सोचिए कि अगर आपका मोमेंट ऐसा है ये, तो इसके लिए ये फॉर्मूला और इजी हो जाएगा। जब दोनों वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए बोले आप क्या लिखते हैं, ये केंद्रों के बीच की दूरी, तो वो तो वही होगा ना r1 r2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर r1 माइनस r2 जो बड़ा है उसमें छोटा घटा करके ऐसे। बोले ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4ab होता है, इसलिए 4ab ऐसा। और बोले इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2r1 r2 हो गया ना, तो ये 2 अंडर रूट, और बोले r1 r2 कितना, 9 × 4 36, 6 दूना 12 ऐसा। तो आपको जो है ये जो हम लैंग्वेज में लिखा दिए ना, ये टच नहीं करे तो भी काम कर जाएगा उसके लिए, और अदरवाइज अगर ये स्पर्श करेगा तो आप डायरेक्ट ये भी शेप ले करके इतना ही फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो भी बन जाएगा आपका, ये डेरिवेशन हो गया जगह पर, ठीक है, इसको भी नोट करिए। तो ये मोमेंट ऐसा है, उसके अनुसार इस प्रकार से भी आप इसको डील कर सकते हैं। उतारिए। चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर। वही क्वेश्चन है, बोला दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है, तो बिल्कुल यही बात हुआ, ये 8 सेंटीमीटर आपका ये 2 सेंटीमीटर जो भी बोला क्वेश्चन उसके अनुसार ये बाहर से स्पर्श करती है, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ से ये उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा लेना पड़ेगा जिसका नाम सपोज हम ए बी रखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 और 2 है एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है, उसके उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा पर एक वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। बोले इसी क्वेश्चन को एक स्टेप केवल बढ़ा दिया, पहले तो आप ए बी की लंबाई निकाल लीजिए। बोले ए बी की लंबाई के लिए अभी जो पढ़े थे उसके अनुसार क्या था 2 और अंडर रूट में ऐसा, तो बोले आज ए बी जल्दी में कैसे निकलेगा, तो 2 और 8 दूना 16 जो आपको 4 बनेगा, तो 4 दूना 8, ए बी आप 8 निकाल चुके हैं। लेकिन हम उसके कंसेप्ट से अगर बनाना चाहेंगे तो अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, और तब यहाँ से बढ़ेंगे तो 8 2 10 100 बनेगा और 36 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और इससे 8 निकल जाएगा। देखिए दोनों तरीके से दिखा दिए, इतना जल्दी भी आप निकाल सकते हैं ये वाला सिचुएशन। तो अब यहाँ क्वेश्चन एक बात बदल दिया, बोला ये जो ए बी निकला ये तो 8 निकला, बोला इस पर एक वर्ग बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो मीनिंग है एक वर्ग में तो सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए वो वर्ग जो बना उसका प्रत्येक भुजा आपको आ जाएगा 8, इसीलिए उस वर्ग का जब हम क्षेत्रफल लेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और जो हमारा 64 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उसके अनुसार उत्तर देंगे। सेंटीमीटर में यूनिट है, उत्तर लगाइए 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले जो पिछला क्वेश्चन है ये भी वही है, बस इसमें डिमांड में थोड़ा फर्क है कि पहले आप कॉमन टेंजेंट लाइन जो भी है उसको निकाल लीजिए, निकालने के बाद में उसी लंबाई का एक वर्ग बनाइए और उसका एरिया निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर उससे हम निकाल लिए। तो चलिए एक कंसेप्ट केवल जो आपको लिख कर दिया गया वो याद रहेगा, तो निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन आराम से बनेगा। चलिए अब
अब हम आएंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर किस पर, तो 63 पर। बोला किसी त्रिभुज एबीसी में कोण एक समद्विभाजक एडी है। ऐसे सपोज ये एबीसी एक ट्रायंगल है, किसी भी आकार का स्केलिन ट्रायंगल हो गया, ऐसे एबीसी विषम बाहु त्रिभुज, और जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एडी इस एंगल का एक का समद्विभाजक है, मीनिंग है यहां पर जो कोण बनेगा वही कोण यहां पर बनेगा। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बी 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर हो और बी सी 13.5 सेंटीमीटर हो, 13.5 सेंटीमीटर हो, BD का मान क्या होगा, ये BD है तो BD को हम यहाँ पर YCM लेते हैं और ये हो जाएगा 13.5 माइनस YCM। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और होता तो ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। खैर जो बात बोला कि एबीसी एक ट्रायंगल में AD जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, मीन समद्विभाजक है, ये एंगल जितना उतना ही ये एंगल होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उसी ऑर्डर में लेंगे। मीनिंग है आज ये बट्टा में ये इक्वल्स टू करेंगे ये 8 बट्टा में 10, ठीक है। ये एंगल सेम कर दिया इसलिए ऐसा, लेकिन इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देता तो कहीं डिस्प्यूट नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऑप्शंस को देखते हुए आपको इसी आधार पर ये फ्रेम्ड है कि जब ये एंगल का बाइसेक्टर हुआ, ये एंगल बराबर है, तो इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका लेना है और उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 से 4, 2 से 5 बार में, तो यहाँ से आपको 5y हो जाएगा और ये 13 4 52 2 54 हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा, इससे 9y बराबर में 54 हो जाएगा, इससे y का मान ले लेंगे तो 6 हो जाएगा और यही 6 cm अगर है तो cm लगा देते हैं। ये y का मान निकला, y क्या माने थे BD, और आपसे BD ही पूछा था, जो BD निकल गया 6 cm। उतार लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, आप आ चुके हैं इसके मिडिल लेवल में, ठीक है। मैंने आप अपने सिलेबस का मिडिल लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। बोला त्रिभुज PQR में आधार QR के समानांतर, त्रिभुज PQR में ये QR के समानांतर एक रेखाखंड खींचा गया है जो PQ और PR को A और B पर काटते हैं, A और B पर काटते हैं। तो क्या बोला, त्रिभुज PQR में आधार QR के समानांतर एक रेखाखंड खींचा गया। इसका अर्थ है, बोला क्वेश्चन AB पैरेलल टू QR है ना, ये AB पैरेलल टू QR, PQ को A पर काटा है और PR को B पर काटा है। चलिए बोला PQ बराबर 3AQ, PQ बराबर 3AQ। अब जो आ रहा है ना क्वेश्चन, ये सभी कैलकुलेशन के टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मीनिंग है आपको क्वेश्चन है, थ्योरम भी जानना है और कैलकुलेशन भी करना है। ऐसा देखिए, बोले ये जो रिलेशन क्वेश्चन दिया है उससे PQ/AQ हो गया 3/1, तो बोले AQ तो यहाँ दिख रहा है, तो AQ 1 इकाई मानिए, ये AQ 1 इकाई, तो PQ 3 इकाई, ये PQ 3 इकाई, तो ये 1 है तो यहाँ बच गया 2। तो चलिए जो रिपोर्ट आ रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पर बना दिए, आगे बढ़िए। BR 2 सेंटीमीटर, BR कौन है पढ़िए, BR ये 2 cm, ये तो यूनिट्स है रेशियो में, और ये आपका एग्जैक्ट लेंथ है 2 cm का। PB की लंबाई पूछ दिया, ये पूछा है आपसे PB। तो अब यहां पर सोचिए कि अगर ये पैरेलल लाइंस है तो आपका ये एक्स एंगल तो ये एक्स एंगल, ये वाई एंगल तो ये वाई एंगल, और ये कॉमन एंगल, तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हो गया। इसीलिए ट्राइंगल PAB सिमिलर है ट्राइंगल PQR का। और बोले जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो आप सीधे पूरा कंसेप्ट लगा सकते हैं, ये बट्टा में ये जो हम लिख के एक बार दिखाते हैं PA, अब बट्टा में PQ इक्वल्स टू में PB और बट्टा में PR। ये आप नियम लगाएंगे, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उसके आधार से ये लग गया। यानी इसी में हम लोग थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या चेंज कर देते हैं, और उसका छोटा छोटा हिस्सा जो है उसी को सही रेशियो में लेकर बराबर करते
लेते हैं। मीनिंग हम लिखते हैं यहाँ पर पी ए और बाय में ए क्यू, उसके बाद में पी बी और बाय में बी आर। तो बोले इससे क्या होगा 2 और बट्टा 1, ये तो यूनिट्स है, 2 और बट्टा में 1। अब बराबर में जो पूछा है पी बी और बट्टा में बी आर, पढ़िए बी आर कितना 2 cm, इससे पढ़िए तो पी बी बराबर में 2 दूना 4 cm। पढ़िए पी बी 4 है, देख लीजिए ऑप्शन में, बिल्कुल सही है, नोट डाउन करिए। तो इसीलिए आपसे हम कल भी बोले थे पिछले क्लास में कि जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलता है आपको 2-2 ट्रायंगल दिख जाता है, इसके पैरेलल ये लाइन खींचा जाता है, तो वो सभी आपको निश्चित रूप से समरूपता पर आता है, सिमिलैरिटी पर आता है, और उसी के अनुसार इसको हम लोग डील किए हैं। बताइए चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 65 पर। बोला त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समान, सेम क्वेश्चन है ऐसे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है ए बी। ऐसे क्या बोल रहा है, पी क्यू को ए पर और पी आर को, पी क्यू और पी आर को बी पर, सही है। पी ए का मान 3 cm इस बार दिया, एग्जैक्ट लेंथ। ए क्यू का मान 5 cm, ए क्यू ये 5 cm, और बीपी का मान 6 दिया है, बीपी कौन है ये, और आपसे बी आर का मान पूछा है। बोले यहां भी वही बात है कि जब ए बी लाइन पैरेलल है क्यू आर का तो अर्थ निकलेगा दोनों त्रिभुज के समरूपता का। जैसे ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ऐसा, तो ये फिगर में लिख देंगे तो आपको समरूपता बिल्कुल दिखेगा। इसीलिए हम लिख भी देते हैं कि ट्रायंगल पी ए बी जो है वो सिमिलर है किसका, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का। और वे जब 2 त्रिभुज समरूप होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, उसी के आधार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बी आर का मान आ गया 10 cm, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 65 का आंसर मिला ये 10 cm, बिल्कुल सही है। बताइए इसीलिए जैसा क्वेश्चन वैसा रूल लगा देना है। आपके सारे रूल्स जो है उसी नोट में लिखा हुआ है, उसको बहुत बार पढ़िए ताकि आपको बिल्कुल टंग पर हो जाए। और इसके लिए आप पढ़े हुए हैं कि जब 2 एंगल्स जोड़कर 180 डिग्री देता है तभी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और जब 2 एंगल जोड़कर 90 डिग्री देता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ये संपूरक कोण, और इधर में हो जाता है पूरक कोण। चलिए एंड सो ऑन, गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 66 नाउ। 66 जो है ना, बस एक सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है। मीनिंग है जो भी आपको लिखा दिया जाएगा बस उसी में उसका उत्तर इंसर्टेड है। मीनिंग है उसको बोलते हैं हिंदी में अंतर्निहित है। मीन्स आंसर इज इंसर्टेड इन दैट सेंटेंस। इसका अर्थ होता है कि आपका उत्तर जो है उसी सेंटेंस मीन्स वाक्य में अंतर्निहित है। ठीक है, देखिए बोला एक त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी है। यदि उसकी तीसरी भुजा की लंबाई ए हो, ए का मान क्या होगा। बोले आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ बोल रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, नाम देने का कोई जरूरत नहीं है, खैर चलिए ऐसा, और ये ए है। अब इस कंडीशन में बोला कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा क्रमशः 4 और 10 सेंटीमीटर लंबी है, एक तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो ए का मान कौन सा हो सकता है। देखिए इसके लिए हम नोट पढ़ते हैं, पहले उत्तर दे देते हैं और फिर आपको जो है वो नोट लिखाया जाएगा। देखिए किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, या इसको ऐसे पढ़िए तो ज्यादा बेटर होगा। किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा की लंबाई, ये जो है तीसरी भुजा की लंबाई 2 शेष भुजाओं के अंतर से बड़ी और योगफल से छोटी होती है। क्या बोले, किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा की लंबाई 2 शेष भुजाओं के अंतर से बड़ी और योगफल से छोटी होती है। इसका अर्थ क्या निकला कि 10 और 4 जो भुजा है इसके अंतर से तीसरी भुजा बड़ी होगी और 10 और 4 के योगफल से तीसरी भुजा छोटी होगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6a और यहाँ से 14, तो ये उत्तर हो जाएगा। आप ऑप्शन मिलाइए, 6 लेस देन a लेस देन 14 आंसर हो गया। चलिए उतारिए पहले इसको और फिर हम नोट लिखाते हैं। बस ये नोट पर आधारित है,
जब भी आप त्रिभुज बनाएंगे ना तो इसमें ये रूल मानना पड़ेगा। अगर आप इस रूल का वायलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप उतारते जाइए, ये 1 लेते हैं, ये 5 लेते हैं, ऐसे। देखिए जब आप इंस्ट्रूमेंट से लेकर के इस तरीके का त्रिभुज बनाना चाहेंगे तो बोले ये 1, ये 5 और ये 7, तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ये यहीं तक रह जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये मैच नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि तीसरी भुजा की लंबाई ये 7, यहाँ पर देखते हैं 5 1 6, 2 भुजा के योगफल से बड़ी। तो बोले आज यहाँ देखिए, बोले आज ये 2 भुजा 7 5 12, तो तीसरी भुजा जो है ये 2 भुजा का योगफल है, उसको थोड़ा सही डिजिट कर लीजिए जिसमें एक गलत हो जाए आपका, ठीक है। तो बोले ये 5 1 6, यहाँ फिल करिए ना, ये 2 भुजा जोड़े जाने पर भी 6 बनता है जबकि ये 7 है। बोले किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी शेष भुजा से बड़ी होगी, जबकि यहाँ पर 5 1 6 जो है इस 7 से छोटा हो जा रहा है, ऐसे ये ऐसे, इसीलिए ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, ऐसा से पाएगा, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिए, लिखिए किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो चलिए इसका एक स्मूथ लैंग्वेज फिर से लिखिए, वही बात लिखा रहे हैं लेकिन एक तरीके से फिर लिखिए। किसी त्रिभुज में, ये याद रखना आसान होगा, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा की लंबाई अन्य 2 भुजाओं के अंतर से बड़ी, परंतु अन्य 2 भुजाओं के योगफल से छोटी होती है, योगफल से छोटी होती है। तो चलिए हम 66 को भी बना दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। बोला त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है। तो ये त्रिभुज ABC तो बन ही गया और इसी में AB और AC पर D और E, यहाँ D लगाते हैं, यहाँ E लगाते हैं। ये इस प्रकार है कि AD बराबर 1/3 AB, AD बराबर 1/3 AB। उसी प्रकार से AE बराबर 1/3 AC, ये AC। BC की लंबाई 15 दिया है cm, D की लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया है, ऐसे। मतलब यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है इसको देखा जाए तो AD और बट्टा AB जो बनता है वो 1/3 बन रहा है। तो AD क्या है 1 और AB पूरा 3, तो ये बच गया 2, इकाई में रेशियो है। उसी प्रकार यहाँ भी अगर लिया जाए तो AE और बट्टा में AC जो है वो 1/3 आपका बनता है। तो AE 1 है और AC 3 है, तो ये बच गया 2। अब इसका अर्थ क्या होता है कि सपोज ये 9 है तो ये आपका जो है 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये 12 है, ऐसा नहीं है कि वो 9 ही है, ये 12 है, तो उस हिसाब से आपका जो है ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। लेकिन रेशियो यही 1 2 1 2 कैसे करके यहाँ दिख रहा है। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन अब बोल दिया, ये 15 दिया है, वो D पूछा है। तो बोले जिस प्रकार से ये AD जो है पूरे AB का 1/3 है, AE पूरे इसका 1/3 है, तो D भी इसका 1/3 होगा। इसीलिए हम यहाँ पहले लिख देते हैं D जो है 1/3 होगा BC का, और इसीलिए DE बराबर में 1/3 ऑफ BC मीन्स 15, और तब यहाँ से DE जब निकालते हैं तो आप कैलकुलेट किए तो उत्तर आ गया 5 cm। तो cm लगा दीजिए, उतारिए।
तो इसीलिए कंसेप्ट ये आ गया कि चूंकि आपका रेशियो सेम दे दिया है, यहाँ पर आपका ये 1-2 का रेशियो, यहाँ भी 1-2 का रेशियो ऐसे दिया है, भुजा का लंबाई अलग अलग है लेकिन रेशियो आपको सेम दे दिया है। तो इसलिए आज ये जो तीसरी भुजा बच गया ये दोनों, वो भी आपस में उसी रेशियो में आ जाएगा और उसके अनुसार आपका उत्तर 5 cm हो गया। चलिए अब हम आते हैं 68 नंबर पर। बोला AD एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है। सबसे पहले ये त्रिभुज ABC है और AD इसका माध्यिका है, तो बोलिए माध्यिका को इंग्लिश में मेडियन बोला जाता है, मेडियन, ठीक है, हिंदी में माध्यिका, माध्यिका। और माध्यिका बोलते किसको हैं, तो उसका डिफिनेशन सुन लीजिए। किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका अर्थात मेडियन कहा जाता है। किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मेडियन अर्थात माध्यिका कहा जाता है। तो चलिए AD माध्यिका है। उसके बाद में आपको एक पॉइंट है O उसका केंद्रक है, तो यहाँ पर O आएगा जो उसका केंद्रक है, और O को केंद्रक बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। चलिए हम आपको ये पॉइंट लिखाते हैं, हम आपको ये दोनों पॉइंट तो पहले लिख लीजिए, तो फिर क्वेश्चन पर आएंगे। लिखिए AO आपको दिया हुआ है और ये पूछा गया है, तो चलिए लिखिए किसी त्रिभुज में, पहला पॉइंट लिखिए, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को माध्यिका कहा जाता है। इंग्लिश में मेडियन लिखा हुआ है, माध्यिका कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इंग्लिश में इंटरसेक्ट, हिंदी में प्रतिच्छेद करे, उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है, इंग्लिश में सेंट्रॉइड। उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट लिखिए जो अभी यूज होगा, जिस पर क्वेश्चन बनेगा, किसी त्रिभुज में माध्यिका केंद्रक पर शीर्ष के तरफ से 2:1 के अनुपात में विभक्त होती है, 2:1 के अनुपात में विभक्त होती है। ये चीज 2:1 के अनुपात में विभक्त होती है। देखिए किसी त्रिभुज में ये केंद्रक है ना, तो माध्यिका शीर्ष के तरफ से केंद्र पर 2:1 के रेशियो में विभक्त, मीनिंग ये 2 लंबाई तो ये 1 लंबाई, अगर ये 100 लंबाई तो ये आपको 50 लंबाई, अगर ये 10 लंबाई तो ये 5 लंबाई, तो ये 10 है, ये आपका उत्तर आ गया 5। तो कैसे बन गया, यहीं से AO 10 है, बराबर में 2 गुना में OD, और यही OD आपसे पूछा गया है, तो OD निकल गया 5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। उतारिए जल्दी से। 68 भी हम लोग कर लिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन तो है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत पहले से रेलवे में पूछा जा रहा है, SSC में भी पूछा, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसी हिसाब से ये सभी थ्योरम आप साबित किए हुए हैं 9th क्लास में। 69 बोल रहा है त्रिभुज ABC में एंगल B एंगल C के बाह्य द्विभाजक, मीन्स आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर का बात बता रहा है, क्रमशः E और F तक बढ़ाया गया। तो बोले सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोला है। वो देखिए बोला ये ABC एक ट्रायंगल है, शब्द को सुनिए, जिसमें एंगल B और एंगल C के बाह्य द्विभाजक जहां AB और AC को क्रमशः E और F तक बढ़ाया गया। बोला इस AB को बढ़ाया गया, ऐसे हम आपको बढ़ाने का सिंबल दे रहे हैं, ऐसे ये बढ़ाया गया और इसको भी बढ़ाया गया E और F तक, E F। चलिए
बोला P बिंदु पर मिलते हैं, इसके ये है ना बाह्य द्विभाजक। मैंने कहा देखिए पहले इसको बढ़ाया, ये जो बाहरी एंगल बना ना इसका बाइसेक्टर ऐसे, और ये जो बाहरी बना इसका भी बाइसेक्टर ऐसे, और ये कहाँ मिला P पर। तो बोले बाइसेक्टर का अर्थ है कि अगर ये x होगा तो ये भी x एंगल, और ये y होगा तो ये भी y। और तब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर BAC 100 डिग्री होगा तो आपसे इस BPC का मान पूछा होगा एंगल। बोले आप जितने भी अच्छे छात्र हैं, अच्छे का अर्थ होता है देखने में नहीं बल्कि पढ़ने में, ठीक है, मीनिंग सिंसियर छात्र, वो सभी इस पॉइंट को पढ़े होंगे और अभी याद आ गया होगा कि जो असाइनमेंट दिया गया था उसके लास्ट पेज में ये आपको थ्योरम दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी सीजीएल में 4-5 साल पहले ये क्वेश्चन आपको 2-2 पूछा, इसीलिए लेटेस्ट टाइप ये आपका है। तो बोले इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन बीपीसी पूछ दिया है जबकि वो एंगल BAC 100 डिग्री दे चुका है। तो सबसे पहले तो आप रूल जो पढ़े हैं ना उसी के अनुसार बना लीजिए कि जब किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक बढ़ा दें और AC को F तक बढ़ा दें तो बने बाह्य कोणों का जो द्विभाजक होता है, समद्विभाजक, वो जिस बिंदु पर मिलेगा उससे बना कोण जो होगा वो आपको क्या होगा, तो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, और कितना, तो माइनस में उसी A का आधा, जो A 100 लिखी देते हैं, A का आधा, ऐसे 100 डिग्री का। बोले 90 में 50 चला गया, उत्तर क्या आ गया 40 डिग्री। पहले तो उत्तर मिला लीजिए कि 40 आपका आया कि नहीं, बिल्कुल सही आ चुका। चलिए उतारिए, ऑप्शन सी में दिया। लेकिन हम ये आपको, ये तो हो गया कि आप उत्तर दे देते हैं कि ठीक है अगर ये मोमेंट बना तो ये एंगल जो निकलेगा ये वाला, ये 90 से कम होगा कितना, तो इसका आधा, तो भरबली 90, इसका आधा 50 घटाइए 40 उत्तर। लेकिन विश्वास के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाएंगे और इवन 2 एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं और विश्वास ज्यादा हो जाएगा। उतारिए। ये तो साबित किया हुआ नियम है, उसके अनुसार उत्तर तो सही आएगा ही, लेकिन हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं डिस्प्ले में। देखिए आप क्या करिए, अपने मन से एक सिचुएशन बना लीजिए। बोले क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 100 है तो ये मिलाकर तो 80 होगा ना। तो आपको जो इच्छा है, हम 20 और 60 यहां रख दिए, आप 30 और 50 रख देंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल में उसको देखेंगे। तो 20 और 60 रख दिए। लेकिन बोले एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण होगा, तो अगर ये 20 है तो ये 160 है ना, 160, 160 का आधा आधा बोलिए 80 80। चलिए, और ये अगर 60 है तो ये 120 होगा, बचा हुआ कोण ये पूरा 120 का आधा बोलिए ऐसा। अब बोलिए ये 60 और 80 140, तो ये कितना आ गया 40। यही तो उत्तर आया था। तो चलिए एक एग्जाम्पल ये है, जल्दी से उतारिए। तो उसके बाद हम इसी में दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देंगे डिजिट बदल कर, ताकि आपको और विश्वास बढ़ जाए। उतारिए। चलिए, बोले अगर हम यहां पर एंगल चेंज भी कर देंगे ना तो भी उत्तर वही आएगा। देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है, अगर ये 100 है तो 80 और बच गया। 80 में आपको जो इच्छा है, हम यहां पर 70 लगा देते हैं और ये 10 लगा देते हैं। बोले 70 के बाद ये 110 बचेगा, जिससे ये 55 और 55 हो जाएगा ये, और यहां पर 170 बचेगा तो 85 85 हो जाएगा 170। अब ये जोड़िए तो कितना हो गया 80 और 50 130 140। 140 के बाद क्या बचेगा, तो 40। इसीलिए कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हैं, उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। ये क्या बोल रहा है, बोला त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। बोले परिकेंद्र जब भी बनता है ना तो उसका अर्थ ये होता है कि ये जो O एक ऐसे स्थान पर होगा जिससे आप केंद्र मानते हुए एक सर्किल जब खींचेंगे इसको टच कर कर, तो तीनों शीर्ष को वो टच करेगा, तभी वो परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र को इंग्लिश में सरकम सेंटर बोलते हैं। मीनिंग है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करके जो सर्किल गुजरता है उसका जो सेंटर होता है उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, तीनों को टच किया और गुजरा, वही परिकेंद्र होता है। चलिए O तो आपको परिकेंद्र दे दिया है। एंगल BAC 85 डिग्री है,
BAC 85, बोले ये 85 है, ध्यान देंगे थोड़ा, ये 85 है। तो बोले आपको तो रूल मालूम है, पहला रूल यहाँ से कि किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगुना होता है। उसी के हिसाब से हम ये एंगल BOC ये निकालेंगे और जो कैसा होगा, डबल होगा एंगल BAC का, और तब डबल होगा तो 2 गुना में 85 से ये 170 डिग्री आ गया। चलिए, तो ये कौन सा पॉइंट लगा, किसी त्रिभुज में उभयनिष्ठ जीवा BC के द्वारा, सॉरी किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा BC के द्वारा केंद्र पर, उसी खंड में केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का डबल होता है। चलिए, अब बोले ये तो त्रिज्या है ना, रेडियस, तो दोनों सेम है, तो बोले ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है, OBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज है। बोले अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो निश्चित रूप से ये दो भुजा जब बराबर है तो ये जितना उतना ही ये होगा। बोले यहाँ पर क्या निकला था 170, तो अब बचा कितना, 5 और 5, चूंकि ये दोनों एंगल बराबर होगा इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल कौन सा, OBC इक्वल्स टू एंगल OCB, और इक्वल्स टू क्या करेंगे तो 180 में से 170 डिग्री घटेगा ऐसे, और इसी का आधा आधा कर देंगे तो हमारा 5 डिग्री आ जाता है, वही 5 लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसको भी अगर मिला दिया जाए ऐसे, तो ये भी तो रेडियस है, और उसके अनुसार बोलिए एक एंगल आपको दिया था 80 डिग्री, ये तो 80 दिया, ये 5 है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला, बोलिए ये तो 5 है, तो ये जो बचेगा ये 75, और बोले ये 75 अगर होगा तो यहां पर भी ये जो होगा ये 75 ही होगा, जो आपको हम ऐसा लिख दिए। उतारिए, तो एंगल आपसे क्या पूछा वो मिला लीजिए, OAC, एंगल OAC बराबर OAC बराबर क्या होगा, एंगल OCA, और बराबर OCA कितना, 75 डिग्री, ऐसा ये, तो हमारा उत्तर 75 आ रहा है, मिला लीजिए, बिल्कुल सही है, बताइए। चलिए इसको टिक लगा लीजिए, दोबारा में ये क्वेश्चन आपको फिर क्रिएट कर सकता है सम डिफिकल्टीज, दैट्स वाई इसको जरूर टिक लगा लीजिए, सर्किल कर दीजिए क्वेश्चन पर, ताकि इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी बीच में फिर दोबारा बनाएंगे तो हो सकता है आउट ऑफ माइंड आपका हो जाए, उसके लिए इसको सर्किल कर दीजिए। तो इसमें करना कुछ नहीं, क्वेश्चन है सिंपल। सबसे पहली बात ये निकाला गया जो इसका डबल होना ही है, डबल हो जाएगा उस नियम से जो आपको यहाँ लिखा हुआ भी है, हम अभी पढ़े भी हैं, और उसके बाद में ये जब ऐसा होगा तो रेडियस के कारण ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये बराबर एंगल होगा। तो बोले 170 के बाद तो 10 बचा था तो 5-5 कर देंगे, और ये पूरा 80 बोला था तो ये 75 बचा, फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 75, तो ये भी 75, और वही आपसे पूछा था जो इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को भी डील कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 पर बोला यदि एक रेखाखंड में 3 बिंदु AOB है और CA का संबंध, बोले एक रेखाखंड यही है AOB और सपोज यहां पर C, ये बोला एक रेखाखंड पर 3 बिंदु AOB है और C एक ऐसा बिंदु है जो AOB पर नहीं है, इसलिए हम C को दूर में दिखा दिए। तदनुसार यदि एंगल AOC 40 डिग्री, बोले AOC 40 है, ऐसा क्वेश्चन दिया। बोले जब एंगल AOC 40 क्वेश्चन दे दिया है तो आपका एंगल BOC जो बचेगा वो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री से 140 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद क्वेश्चन बोला कि OX OY एंगल AOC के क्रमशः आंतरिक, बोले यहां से बोल रहा है AOC के आंतरिक द्विभाजक, ऐसे कौन सा, OX, और OY जो है ये BOC का आंतरिक बाह्य है ना, बाह्य द्विभाजक है AOC का ही, तो एंगल AOC का बाह्य एंगल ये है, इसका द्विभाजक फिर ये बोल रहा है कौन सा, OY BOY निकालने के लिए बोला, मैंने ये एंगल आपसे पूछ रहा। तो बोले अब फिल करिए कि जब क्वेश्चन ये पूरा 40 दिया और OX इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, तो आंतरिक समद्विभाजक, तो 40 का आधा 20-20 लिखेंगे, मीनिंग ये 20 है और ये भी 20 है।
और उसी प्रकार आपका ये जो बचेगा ये वाला 140 डिग्री, उसमें ये पूरा 140 था, ठीक है, और ये उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ही है, मीनिंग का बाह्य द्विभाजक है। तो 140 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 70 होगा ये वाला, और ये भी होगा 70। आपसे क्या पूछा है मिला लीजिए, तो बोला एंगल BOY का मान क्या होगा, तो हम लिखते हैं एंगल BOY जो है 70 डिग्री होगा, जो उत्तर हो गया। तो चलिए इतना ही लिखना है, फिगर ही इनफ है इस क्वेश्चन में, फिगर से आप बना लेंगे। हम एक बार और रिपीट करते हैं, उतारिए पहले। चलिए सबसे पहले बोला कि ये एंगल जो है 40 डिग्री है और ये उसका बाइसेक्टर है, मैंने समद्विभाजक, तो 20-20 हो जाएगा। ये 40 अगर था तो रिमेनिंग एंगल 140 होगा, चूंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण होता है। ये उसका बाइसेक्टर बोल दिया तो 70-70 आ गया, यही तो पूछा है, तो उत्तर हो गया सर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 बोला ओ त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, ध्यान देंगे, ये A, B और C। देखिए लंब केंद्र को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तो जब शीर्ष से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, शीर्ष से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, शीर्ष से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ऐसे, तो ये जो कट पॉइंट बनेगा ना, उसी को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। बोला ओ त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, मीनिंग यहाँ पर वो O बता रहा है इसको। एंगल BOC 120 डिग्री है, ये पूरा BOC जो है 120, ये। और तब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, एंगल BAC का मान, BAC माने ये ऐसा, तो ये एंगल पूछ रहा है, ये पूरा ऐसे BAC। अब इसका अर्थ क्या निकला, फिल करिए। जब हम किसी, ये पूछा है, जब हम किसी भी दो लाइंस को क्रॉस करा देते हैं, इंटरसेक्ट करा देते हैं, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ऐसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये x बराबर, ये y बराबर, तो इसलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार आप यहां से अगर नाम देते हैं, सपोज DEF, कुछ भी ऐसा, DEF ऐसे। चलिए तो अर्थ क्या निकला कि अगर आपका एंगल EOF के बारे में जानकारी लिया जाए, EOF के बारे में, तो निश्चित रूप से वो शीर्षाभिमुख कोण होगा जो BOC के बराबर होगा, और वो 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपको जो है ना O थोड़ा बड़ा में आप लिख सकते हैं, ये O हुआ, ये बिंदु। तो बोले ये एंगल 120 हो गया, और यहां से क्या है ना, ये अब तो आपको तो बोला ही गया कि शीर्ष से सीधे परपेंडिकुलर डालिए, तो बोले ये 90 डिग्री है, और यहां भी आपको जो है 90 डिग्री है, और उसके हिसाब से किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180। चलिए हम इसमें फिगर में अब यहाँ 120 आपको लिख कर दिखा रहे हैं ऐसे। तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, बोले ये तो 180 हो गया, तो ये 180 के लिए यहाँ 60 बच जाता है, और यही 60 डिग्री हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आप पहले उत्तर मिला लीजिए, जो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। कैसे, उसको लिख भी देते हैं। तो यहां पर शीर्षाभिमुख कोण से तो ये बराबर हो गया। उसके बाद में आपको जो ना एंगल OEA इक्वल्स टू एंगल OFA इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आप नोट भी लिख लेंगे, और वो हम लिखा देंगे, जो ये शीर्ष लंब के बारे में बोला उसके अनुसार 90 हो गया। और उसके बाद में किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 से जब आप BAC लिखेंगे, तो वो BAC एक्चुअली क्या है, EAF, एक ही बात है। देखिए BAC वही एंगल होगा जो EAF होगा, तो ये EF उस चतुर्भुज के कारण हम लिखे हैं, और ये EAF के बराबर में क्या आएगा, तो 360 डिग्री में माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या, 90 डिग्री है, प्लस में 90 डिग्री है, और प्लस में 120 डिग्री है। यही आप घटाए हैं, तो यहाँ से 180, तो आपको जो है 60 डिग्री आ चुका है। चलिए उतारिए तो, और वो पॉइंट हम लिखा देते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न का भी उत्तर दे चुके। चलिए एक पॉइंट केवल लिख दीजिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्ष से
सामने की भुजा पर डाला गया लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, उसी बिंदु को लंब केंद्र, इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर लिखिए, ORTHO, ऑर्थो CENTRE, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो के बाद डैश दे दीजिए और सेंटर लिखिए CENTRE कहा जाता है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 पर। वो एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। बोले ये आपका त्रिभुज ABC तो है ही और इसका वो परिकेंद्र होगा, मीनिंग है एक सर्किल बिल्कुल तीनों शीर्ष को टच करता हुआ गुजरेगा। यहाँ पर ओ लगा देते हैं, जिसकी परित्रिज्या 13 है, मीनिंग है अगर हम ऐसे बात करें तो ये परित्रिज्या 13 होगा, ये भी लेंगे परित्रिज्या 13 होगा। ABC हो गया। उसके बाद क्या बोला, BC 24 है, ये पूरा BC 24 है और OD BC पर लंब है। चलिए ये O है, यहाँ D है जो BC पर लंब है। और आपको याद होगा कि जब यहाँ से OD परपेंडिकुलर टू BC होगा तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पर दूसरा पॉइंट बन जाएगा, ये जीवा समद्विभाजित हो जाएगा। इसीलिए उस ग्राउंड से BD इक्वल्स टू DC होगा और BD इक्वल्स टू DC का अर्थ है कि पूरा BC जब 24 दिया तो हम आधा कर देंगे उस 24 का, मीनिंग है वो लिख देंगे पूरे 12 और 12। चलिए यहाँ तक आ गए। अब सिंपली आपसे पूछा OD की लंबाई कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम वाला बात हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें OD निकालना है तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 12 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट। 169 है, 144 है, उसके बाद अंडर रूट होगा, यहाँ से 25 बन जाएगा। हम फाइनल उत्तर इसका दे देंगे 5। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। उतारिए 5 cm। तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बस एक ही बात है कि जैसे जो बोलेगा टर्म समझ में आना चाहिए। जैसे बोला कि वो जो है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, परिकेंद्र सर्कम सेंटर, तो मीनिंग है एक सर्किल इसके तीनों वर्टेक्स को टच करके गुजरेगा, उसका केंद्र हो गया। और त्रिज्या तो यही होगा, तो त्रिज्या परित्रिज्या दिया हुआ था, ये 13 हो गया। उसके बाद में ये परपेंडिकुलर जैसे केंद्र से इस पर पड़ेगा समद्विभाजित हो जाएगा, तो ये 12-12 कर दिया और ये निकाल लीजिए, उत्तर आ गया। उतारिए। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो 74 नंबर है। 74 बोला कि यदि I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, तो बोले त्रिभुज ABC तो ऐसे बन ही गया और I इसका अंतः केंद्र है, तो इसको भी हम लिखाएंगे। अंतः केंद्र जब भी होता है तो एंगल का बाइसेक्टर जिस जगह पर मिलता है वही अंतः केंद्र होता है, तो इसीलिए एंगल के बाइसेक्टर को अंतः केंद्र बोलते हैं। हम ये पॉइंट लिखाएंगे आपको। एंगल B 70 डिग्री दिया, तो बोले ये पूरा 70 है, तो यहाँ पर 35 और यहाँ पर 35 हो जाएगा। उसके बाद में ये 50 है तो ये 25 और 25 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से एंगल BIC जब लेंगे तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसके अनुसार 180 में 35 और 25 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 60 जब घटेगा तो 120 डिग्री होगा। ये इसका मान हो गया ऐसा। यही BIC शायद पूछा है, तो 120 डिग्री आपका उत्तर आ गया। तो चलिए पहले तो ऐसे बना लीजिए और इसके बाद हम इसका नोट आपको लिखाते हैं। उतारिए। देखिए इसमें नोट क्या आ गया, तो सिंपली सबसे पहले कि आखिर अंतः केंद्र बनता कैसे है, तो उसके लिए पहले हम बोलते हैं फिर आपको लिखाएंगे आराम से, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अंतः समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को अंतः केंद्र बोलते हैं। मिलेगा यहाँ पर अंतः समद्विभाजक, इंटरनल बाइसेक्टर, मिलेगा जितना एंगल ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये। तो ये जो 3 लाइन आपको मिलेगा जिस जगह पर, वही उसका अंतः केंद्र कहलाएगा। अंतः केंद्र का अर्थ क्या है, ये एक ऐसे जगह पर बिंदु होगा जिस बिंदु से आप एक
सर्किल अंदर में खींचेंगे ऐसे, तो त्रिभुज के तीनों वाल्स को एक एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। यहां भी स्पर्श, यहां भी स्पर्श, यहां भी स्पर्श, उस सर्किल का ये केंद्र कहलाता है, उसी को हम अंतः केंद्र बोलते हैं। तो चलिए नोट में लिख लीजिए, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अंतः समद्विभाजक इंटरनल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता हो उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र इंग्लिश में इन सेंटर कहा जाता है। अंतः केंद्र इंग्लिश में इन सेंटर कहा जाता है। IN डैश देकर सेंटर लिखिएगा, इन सेंटर कहा जाता है। देखिए 4 नाम है त्रिभुज में, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। 4 नाम क्या है? तो किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिले उसको केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉयड, उसी को गुरुत्व भी बोलते हैं, ग्रेविटी। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अंतः समद्विभाजक जहां मिलेगा उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। और किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष से डाला गया लंब जिस बिंदु पर कट करेगा उसको लंब केंद्र बोलते हैं और ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। और एक और क्या रह गया कि किसी त्रिभुज में आपको तीनों भुजा के मध्य बिंदु पर लंब डालिए, वो जहां पर कट करेगा उसी को उस त्रिभुज का परिकेंद्र बोला जाता है। और अंतः केंद्र और परिकेंद्र का अर्थ क्या है? परिकेंद्र के केंद्र से जब एक सर्किल बनाएंगे तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को बाहर से वो टच करके गुजरेगा, और जब अंतः केंद्र के केंद्र से आप एक सर्किल खींचेंगे तो त्रिभुज के तीनों भुजा को अंदर में टच करता हुआ एक सर्किल बन जाएगा। ये सारा डिफिनेशन है। इसी का एक और पॉइंट याद कर लीजिए जो आपको नोट में लिखा हुआ है। एक और पॉइंट याद कर लीजिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक संपाती होता है। मीनिंग है एक ही स्थान पर होता है, एक ही जगह पर होगा वो चारों नाम। कहां पर? किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसीलिए अगर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपका ये त्रिभुज समबाहु है, तीनों भुजा बराबर दिखा दिए, तो ध्यान देंगे यही केंद्रक होगा, यही आपका अंतः केंद्र होगा, यही लंब केंद्र होगा, यही परिकेंद्र होगा। लेकिन जब त्रिभुज आपका स्केलिन होगा, मीनिंग है अलग अलग लंबाई है भुजा का, ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, तो उस कंडीशन में सपोज यहाँ केंद्रक होगा तो यहाँ लंब केंद्र, यहाँ परिकेंद्र, यहाँ अंतः केंद्र, ये चारों 4 जगह पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक होते हैं, और ऑप्शन में लिखा था 4 अलग अलग स्थानों पर, उसके बाद में लिखा हुआ था संपाती, तो वही संपाती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।